नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बनारस संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के वक्त एनडीए के जितने घटक दल हैं उनके प्रमुख नेता और मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के मौजूद थे। देश के केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद थे, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। नामांकन के बाद नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों को संबोधित किया, कई संगठन और समूहों को संबोधित किया। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। नरेंद्र मोदी ने कल मीडिया कर्मियों से बातचीत करने का जो एक इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया, उस देश के लगभग सभी प्रमुख चैनलों के संवाददाताओं, एंकर्स और संपादकों को उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू दिया। मोदी जी के इंटरव्यू का अगर लबोलुआब देखा जाए तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के जरिए उनके ऊपर 2002 से लेके और अब तक लगाए जाने वाले अलग अलग गंभीर आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण दिया, सफाई दिया। मोदी जी के जो नैरेटिव्स हैं बनारस को लेके, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं कि किस तरह से 2014 से लेके 2024 तक नरेंद्र मोदी जी बनारस और अपने संबंधों को लेके अलग अलग वक्त पे अलग अलग दावे करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बनारस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने नारा दिया था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। ये नारा बहुत पॉपुलर हुआ था, आप सबको याद होगा। 2019 में जब वे दोबारा बनारस से चुनाव लड़ने पहुँचे तो उन्होंने नारा दिया कि मैं तो फकीर हूँ, मेरा मन यहीं रम गया। ये भी आप सबको याद होगा। और अब जब 2024 में वे तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने नारा दिया है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि खुद को वे काशीवासी होने का दावा कर रहा है कि अब मैं काशीवासी हूँ, मेरा संबंध, मेरा दिल, दिमाग सब कुछ काशी में ही रच बस गया है और मैं काशी का होकर रह गया हूँ और माँ गंगा ने मुझे गोद ले ली। दूसरे कुछ महत्वपूर्ण उनके कल के स्टेटमेंट्स हैं, रिविलेशंस हैं या हम कहें कि खुलासे हैं, जिसका उल्लेख करना भी बहुत ज़रूरी है। कल उन्होंने अलग अलग चैनलों के प्रतिनिधियों से, संपादकों और एंकर से बातचीत करते हुए 2002 की घटना का जिक्र किया और कहा कि जब गुजरात में 2002 में वह हादसा हुआ था तो उसके बाद उनके खिलाफ एक वर्ग विशेष की तरफ से, मीडिया के और बौद्धिक संगठनों की तरफ से जो साजिश की गई, जो मुहिम चलाया गया, उस मुहिम के तहत उनको मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया गया। जबकि असलियत ऐसा नहीं है। उनके मुस्लिम समाज से कभी कोई मतभेद नहीं रहे हैं, दुराव नहीं रहे हैं। मुस्लिम समाज और उनके बीच में बहुत ही मधुर रिश्ते रहे हैं। मुस्लिम समाज उनके जो पैतृक गांव है, घर है, उसके चारों तरफ रहता है और मुस्लिम तीज त्योहारों और फंक्शंस में जिस तरह से उनके साथ रचते बसते थे, उसी तरह से मोदी जी भी मुस्लिम त्योहारों में शरीक हुआ करते थे, का बना हुआ खाना खाया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने खुद को एक मुस्लिम हितैषी, मुस्लिमों के एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही शुभचिंतक होने का दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की और ऐलान किया है कि जिस दिन उनको हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी पड़ेगी उस दिन वे सार्वजनिक जीवन में से अलग रहना ही उचित समझेंगे, लेकिन वे पूरे जीवन कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेंगे, विभाजन और विघटन की बात नहीं करेंगे। ये मोदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान है, जिसको लेके कल से ही पूरे देश में चर्चा हो रही है कि आखिर मोदी जी ने इस तरह का बयान अचानक क्यों दिया। क्योंकि 3 चरणों के चुनाव तक तो मोदी जी की जो चुनावी रैलियां हुआ करती थी, जो चुनावी भाषण हुआ करते थे, वे
पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। पब्लिक डोमेन में है, सारे सोशल मीडिया पर हैं, यूट्यूब, फेसबुक, सारे इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिन भाषणों के जरिए मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चौथे चरण का मतदान होने के बाद, अब बनारस में नामांकन दाखिल करने के बाद आखिर क्या हो गया कि मोदी जी इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विह्वल हो गए, इतना इमोशनल हो गए कि कल उनका सारा का सारा इंटरव्यू फुल ऑफ इमोशंस था, फुल ऑफ कंपैशन था और एक पूरी तरह से संत और महात्मा की तरह उन्होंने कल अपनी बातें रखी, अपने मन की पीड़ा रखी, अपने बारे में उनके जो दृष्टिकोण है उसको रखा और उनके राजनीतिक विरोधी उनके खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाते हैं उनका जवाब भी दिया। जहाँ तक रही बात बनारस संसदीय क्षेत्र में चुनाव का, तो यह किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भी बनारस संसदीय क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होंगे। उनके मुकाबले अब तक जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं, न तो उनका कद इतना बड़ा है, न उनके पास संसाधन है, न उनका उस तरह का व्यक्तित्व है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले बनारस की जनता उनको अपना सांसद चुने, अपना प्रतिनिधि चुने। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रबंधन, नरेंद्र मोदी का संयोजन, समायोजन, समावेशी जो रणनीति है, वह भी नरेंद्र मोदी को बनारस संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने में मदद कर रही है। बनारस में शायद ही कोई ऐसा विरोधी होगा या विरोध का स्वर होगा जो कि लंबे समय तक मोदी विरोधी रहना और मोदी विरोधी रखने का एफोर्ड करना संभव होगा उसके लिए। पिछले 2 चुनावों के पहले जो लोग भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, ठीक करके या तो बीजेपी में समाहित कर लिया गया, समावेशित कर लिया गया, और नहीं तो उन तरीकों से समझा बुझाकर उनको शांत कर दिया गया। तो आज की तारीख में भले ही टोकन के तौर पर वहाँ कुछ नेताओं के तरफ से, कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के मुकाबले बनारस में ऐसा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है जिसके ऊपर बनारस की जनता अपना वोट देगी और नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती मिलेगी। इसलिए मेरा तो स्पष्ट मानना है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और बनारस का प्रतिनिधित्व करेंगे संसद में। अब चुनावी प्रबंधन और चुनावी जो रणनीति है, अगर उसको देखा जाए तो बीजेपी का चुनावी प्रबंधन, बीजेपी का संसाधन, बीजेपी के नेताओं का जो कन्विक्शन और डेडिकेशन है नरेंद्र मोदी के प्रति, उस तरह का कन्विक्शन, डेडिकेशन, लॉयल्टी, संसाधन किसी भी विपक्षी के पास नहीं है जो ये दावा कर सके कि वह अपने संसाधनों के जरिए, अपने लॉयल और कमिटेड वोट बैंक के जरिए, अपने व्यक्तित्व के जरिए नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है। इसलिए चुनाव भले ही हो रहा है बनारस संसदीय क्षेत्र पर, लेकिन ये वहाँ एक औपचारिकता है। और जहाँ तक रही बात चुनाव परिणाम की, तो बनारस के चुनाव परिणाम लगभग तय हैं, वो नरेंद्र मोदी के ही पक्ष में जाएंगे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है पॉलिटिकल, जिसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। बनारस के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 40 ऐसी संसदीय सीटें हैं जिस पर कि बीजेपी का कड़ा मुकाबला चल रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ। बीजेपी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार इन 39 संसदीय क्षेत्रों में अपने प्रतिद्वंदियों से जबरदस्त चुनौती का सामना कर रहे हैं और माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बनारस से चुनाव लड़ने की वजह से जिस तरह से 2014,
2019 में बीजेपी और एनडीए को कामयाबी मिली थी पूरे पूर्वांचल में, उसी तरह से इस बार 2024 में भी बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों को नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का, नरेंद्र मोदी के बनारस से चुनाव लड़ने का लाभ मिलेगा और बनारस के आसपास की सीटों पर भी एनडीए को बेहतर कामयाबी मिलने की संभावना है। लेकिन जहाँ तक ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें पूर्वांचल की ज़्यादातर सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। चुनाव आते आते समीकरण किस तरह से बदलते हैं, नरेंद्र मोदी का सघन चुनावी दौरा कितना ज़्यादा होता है और नरेंद्र मोदी अब आने वाले दिनों में किस तरह के चुनावी भाषण और चुनावी नैरेटिव सेट करते हैं, ये भी बहुत प्रभाव डालेगा मतदाताओं के दिलो दिमाग पर और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने। थैंक यू, नमस्कार।